फाइटर जेट की जनरेशन्स ने वर्तमान के फाइटर जेट्स के ऐतिहासिक विकास में प्रमुख तकनीकी छलांगों को दर्शाया है। 5 पीढ़ियों को अब व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और 6ठी पीढ़ी का विकास अभी चल रहा है। उन्नत लड़ाकू विमानों के विकास की होड़ में बने रहने के लिए और तेजी से बदलते खतरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए 6ठी पीढ़ी यानी कि 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान विकसित किए जा रहे हैं। उनकी अपार शक्ति का उपयोग करके कई देश हवाई वर्चस्व को कायम करने का स्वप्न देख रहे हैं। नमस्कार, सिंपल टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है, जहां आज हम इन अनोखे जेट विमानों की विशेषताओं का खुलासा करेंगे, जिसमें तेज रफ्तार, क्रांतिकारी इंजन, आधुनिक हथियार प्रणाली और कृत्रिम एविएशन शामिल हैं। ये विमान आपकी सभी उम्मीदों को पार कर जाएंगे। तो चलिए 6ठी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के भविष्य से मोहित होने के लिए तैयार हो जाइए। पर इससे पहले हम जानते हैं इसके इतिहास को। फाइटर जेट विमानों की पीढ़ी। इतिहास। 1950 का समय अर्ली जेट एज के नाम से जाना जाता है, जिसमें लड़ाकू विमानों में प्रोपेलर इंजन्स की जगह जेट इंजन्स का प्रयोग हुआ, जो कि लड़ाकू विमानों को पहले से और अधिक रफ्तार दे सकते थे। जेट प्रोपल्शन की शुरुआत के साथ साथ इनमें सीमित क्षमता वाले रेडार, फायर कंट्रोल सिस्टम्स और बुनियादी एवियोनिक्स का उपयोग भी शामिल होने लगा। इस युग के उल्लेखनीय विमानों में जर्मनी का मेसेसजेट Mi-262 है, जो कि दुनिया का पहला ऑपरेशनल जेट पावर्ड लड़ाकू विमान था। वहीं अमेरिका का लॉकहीड P-18 शूटिंग स्टार संयुक्त राज्य अमेरिका का वायुसेना द्वारा ऑपरेशनली प्रयोग किए जाने वाला पहला फाइटर जेट विमान बना। USSR यानी कि सोवियत यूनियन का मिकियोन बुरेविच MiG-15 इस दौरान के सबसे सफल विमानों में शामिल है, जिसने कोरियन वॉर के दौरान अपनी गति और सफलता से पश्चिमी ताकतों को चौंका दिया था। इंडिया का पहला फाइटर जेट HF-24 मारुत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 1960 के दशक में बनाया गया। इस विमान ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में कई महत्वपूर्ण मिशंस में भाग लिया। 1950 के कोरियन वॉर के बाद युद्धक विमानों के डिजाइन पर पुनर्विचार किया गया। दूसरी पीढ़ी के इन जेट विमानों में इंजन तकनीकी के सुधार के चलते विमानों की गति अब ध्वनि की गति के पार हो चुकी थी। इन्हें सुपरसोनिक फाइटर जेट कहा गया। सुपरसोनिक जेट्स के आते ही गन्स को मिसाइल सिस्टम्स द्वारा बदल दिया गया, जिसमें शुरुआती एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। इस युग के उल्लेखनीय विमानों में अमेरिका का लॉकहीड F-104 स्टार फाइटर जेट है, जो कि सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक इंटरसेप्टर विमान है। इसे शीत युद्ध के दौरान फाइटर बॉम्बर के रूप में बड़े पैमाने में उपयोग किया गया। दूसरा है सोवियत यूनियन का MiG-21, जो इतिहास के सबसे ज्यादा उत्पादित लड़ाकू जेट में से एक है। 9000 से ज्यादा संख्या और 32 संस्करणों में उत्पादित MiG-21 को 40 देशों से ज्यादा ने अपने बेड़े में शामिल किया। इसे भारतीय वायुसेना ने भी सोवियत संघ से खरीदा था और बाद में इसे भारत में भी बनाया गया। वहीं यूके से है इंग्लिश इलेक्ट्रिक लाइटनिंग, जो अपनी गति और क्लाइंब रेट के लिए मशहूर है। साथ ही फ्रांस का डसॉल्ट मिराज 3 है, जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी इस्तेमाल किया गया। तीसरी पीढ़ी लड़ाकू विमान बहुभूमिका क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये समय 1960 से 1970 का था। इन विमानों को विभिन्न प्रकार के हथियार और अन्य आयुध ले जाने के लिए तैयार किया गया, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब। इनमें बेहतर पल्स ड्रॉपलर, रेडार, ऑफ साइट टारगेटिंग और टेरेरियन वार्निंग सिस्टम्स भी शामिल थे। इस युग के उल्लेखनीय विमानों में अमेरिका का F-4 फैंटम 2 शामिल है, जो कि 2-सीटर ट्विन इंजन वाला सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर है। ये अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा संख्या में निर्माणित लड़ाकू विमान है, जिसका शीत युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। सोवियत यूनियन का MiG-23 उन पहले लड़ाकू विमानों में से है जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाई गई। साथ ही चाइना का J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है और ब्रिटेन का हॉकर हैरियर जेट पावर्ड अटैक एयरक्राफ्ट भी इस तीसरी पीढ़ी के विमानों में शामिल होता है।
दूसरे और तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के मल्टी रोल कैपेबिलिटीज की सफलताओं के बाद चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात करें तो ये 1970 से 1990 का दौर रहा, जिसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, हाइपर मैन्यूवर, एडवांस डिजिटल एवियोनिक्स और सेंसर जैसे कि सिंथेटिक एपर्चर रेडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के साथ स्टील्थ वाले लड़ाकू विमानों की शुरुआत हुई। इन विमानों में हल्के और मजबूत निर्माण के लिए कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। इस युग के उल्लेखनीय विमानों में अमेरिका का F-16 फाइटिंग फैल्कन शामिल है, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और एजाइलिटी के लिए जाना जाता है। स्वीडन का SAP-37 वीगन मल्टीरोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, रूस या कहे सोवियत यूनियन का सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट Su-27 फ्लैंकर भी चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में शामिल होता है, जो अपनी गतिशीलता और रेंज के लिए मशहूर है। इसी के साथ ब्रिटेन का ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट AV-8B हैरियर सेकंड और अमेरिका का सबसोनिक ट्विन इंजन स्टील्थ अटैक एयरक्राफ्ट F-117 नाइट हॉक है। 1990 के दशक के बाद से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी तक चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट एडवांस एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, सुपर क्रूज एबिलिटी और वेपन सिस्टम्स के साथ मौजूदा चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के अपग्रेड्स को दर्शाते हैं। इनमें AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, बेहतर सिचुएशन अवेयरनेस के लिए उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर्स शामिल हैं। इस पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में आते हैं रूस का मल्टी रोल फाइटर MiG-35, भारत का डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसे ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया और साथ ही HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया गया था। वर्तमान में तेजस अपने वर्ग के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में सबसे छोटा और सबसे हल्का विमान है। वहीं JF-17 थंडर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेतगु एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन CAC द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। साउथ कोरिया का लड़ाकू विमान KF-21 भी इसमें शामिल है। वर्तमान 1990 के दशक में शुरू हुए डिजिटल कम्युनिकेशन और मोबाइल नेटवर्किंग की भारी प्रगति ने नए युग के मॉडल्स को जन्म दिया, जिसमें 3C यानी कि कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन की उपस्थिति से पिछली पीढ़ी के विमान बड़े परिवहन प्रकार के होते थे, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उन्नत से बहुत छोटे और अधिक चुस्त विमान अवश्य डेटा सिस्टम अब ले जा सकते थे। सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेशन और ह्यूमन इंटरफेसेस की मदद से चालक दल के कार्यभार को बहुत कम कर दिया गया। 3C के साथ साथ लड़ाकू और जमीनी समर्थन भूमिकाओं को अब एक ही विमान में मिलाना संभव है। इस तरह के लड़ाकू विमान और उनके पायलट को लंबे समय तक हवा पर मंडराते रहने, युद्ध में अपनी स्थिति बनाए रखने, युद्ध के दौरान में जागरूकता बनाए रखने और स्थिति के विकास होने पर सहजता से भूमिका बदलने में सक्षम है। इस पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में आते हैं अमेरिका का ट्विन इंजन वाला स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट F-32 रैप्टर और सिंगल इंजन वाला स्टील्थ मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट F-35 लाइटनिंग II। भारत का सिंगल सीट ट्विन इंजन वाला 5th जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। ये पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जिसे DRDO और HAL द्वारा विकसित किया जा रहा है। वहीं चीन की बात करें तो इसका ट्विन जेट ऑल वेदर स्टील 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चेतगु J-20 है, जो सटीक हमला करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। भविष्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को धीरे धीरे सेवा में आने के साथ ही ध्यान 6ठी पीढ़ी के प्रतिस्थापन की ओर चला गया। ऐसे लड़ाकू विमानों की आवश्यकताओं पर बहस अभी जारी है। युद्ध के मैदान में जीवित रहने के लिए हवाई श्रेष्ठता और जमीन समर्थन के लिए 5वीं पीढ़ी की क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है और भविष्य के खतरों के माहौल के अनुकूल उन्हें बनाया भी जा रहा है। विकास का समय और लागत दोनों ही 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तैयार करने में प्रमुख कारगर साबित हो रहे हैं। ड्रोन और अन्य रिमोट मानव रहित टेक्नोलॉजीज नई पीढ़ी के युद्ध क्षेत्रों पर तेजी से तैनात किए जा रहे हैं और इन्हें सेमी ऑटोनॉमस विंगमैन के रूप में उपयोग करने के लिए परियोजनाएं चल रही हैं।
5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को छठी पीढ़ी के लड़ाकू एवियोनिक्स के साथ एकीकृत किया जा सकता है, या तो छठी पीढ़ी के कॉम्पैक्ट फाइटर के तहत सैटेलाइट एयरक्राफ्ट के रूप में, या फिर ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस कमांड एयरक्राफ्ट में पायलट की जगह ले सकते हैं। इनमें ज्यादा स्टेल्थ, एआई इंटीग्रेशन, हाइपरसोनिक वेपन्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग शामिल है। यूं तो एम का भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, परंतु इसे अंततः छठी पीढ़ी की क्षमताएं प्रदान करने की योजना है। शुरुआती स्रोत पूरा हो चुका है और लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट मार्च 2024 में अप्रूव भी हो चुका है, जिसका प्रोटोटाइप और पहली परीक्षण उड़ान का लक्ष्य वर्ष 2028 के लिए निर्धारित है। वैसे तो ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे छठी पीढ़ी में अपग्रेड किया जाना है, इसीलिए ये लड़ाकू विमान अभी भी विकास के चरणों में है। 2.15 मैक की गति वाला ये विमान स्मार्ट विंगमैन कॉन्सेप्ट, स्वान ड्रोन, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म्स और हाइपरसोनिक वेपन्स के साथ कई प्रकार के हथियारों से लैस है, जिसमें लेजर्स गाइडेड बॉम्ब, S-8 रॉकेट पॉड्स, एस्ट्रोमार्क 123 एयर टू एयर मिसाइल्स और ब्रह्मोस NG एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स शामिल है। जापान का स्टेल्थ फाइटर मित्सुबिशी FX विकास के चरण में है। इस परियोजना का लक्ष्य 2024 तक पहला प्रोटोटाइप तैयार करने का है। 2028 में पहली परीक्षण उड़ान और यदि सब कुछ ठीक रहा तो 2031 तक फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। FX में प्लाज्मा स्टेल्थ एंटीना टेक्नोलॉजी होगी, जिसका उपयोग रेडियो वेव्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे रडार के लिए इसका पता लगाना कठिन हो जाएगा। हालांकि ये रडार को डिफ्लेक्ट कर सकता है, फिर भी एंटीना सक्रिय होने पर संचार की अनुमति भी देता है। गॉडजिला नाम से फेमस ये विमान का अभी कोई ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये ट्विन इंजन वाला स्टेल्थ फाइटर F-22 से बड़ा होने के साथ ही मिसाइलों से लैस होगा। साथ ही इसमें XF-91 इंजन होने की संभावना है। रशिया का हैवी फाइटर जेट MiG-41 विकास के चरणों में तो है, पर रशियन डिफेंस एनालिस्ट के अनुसार ये फाइटर जेट छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट होने की योजना है। जुलाई 2016 तक विमान की क्षमताओं के बारे में कोई आधिकारिक डाटा उपलब्ध नहीं था। ये अनुमान लगाया गया था कि ये 2020 के मध्य और 2030 के दशक तक सेवा में आ सकता है। MiG-41 का डिजाइन 2019 के अंत तक अंतिम रूप दे चुका है। इसी समय स्रोत कार्य भी पूरा हो गया था। इस क्षेत्र में अब R&D और विंड टनल मॉडल्स के साथ काम जारी है। MiG-41 की कल्पना हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अवरोधक के रूप में भी किया जा रहा है। यह एक बहुक्रियाशील लंबी दूरी की अवरोधक मिसाइल प्रणाली ले जाएगा, जो कई उप मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इस दृष्टिकोण में हाइपरसोनिक हथियारों को रोकने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि MiG-41 की गति 4 से 4.3 के बीच हो सकती है। ये मिसाइल रोधिक लेजर से लैस है तथा बहुत अधिक ऊंचाई पर, यहाँ तक कि निकट अंतरिक्ष में भी कार्य कर सकता है। FCAS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम एक अभूतपूर्व यूरोपियन रक्षा परियोजना है, जो वर्तमान में डसॉल्ट एविएशन, एयरबस और इंडिया सिस्टम्स के संयुक्त प्रयास से विकसित किया जा रहा है। इसे एयरबस द्वारा बनाया जाना है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और स्पेन प्रमुख देश हैं, जो इस कार्य में निवेश कर रहे हैं, जिसमें मानव युक्त और मानव रहित दोनों तरह के तत्व होंगे। ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ, जहां 2018 में डसॉल्ट एविएशन और एयरबस ने इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन किया। 2019 में सैफरन और MTU भी इसमें शामिल हुए। 2020 तक आते आते FCAS पर चल रहे रिसर्च और डेवलपमेंट को अप्रूव मिल चुका था, पर फिर भी FCAS अभी बहुत दूर है, क्योंकि इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 2017 और 2045 तक उपयोग में आने की उम्मीद है। जब यह पूरा हो जाएगा तो इसमें स्टेल्थ सुविधाएं, उन्नत एवियोनिक्स के साथ साथ सिचुएशनल अवेयरनेस, नोवल इफेक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्षमताएं होने की उम्मीद है। US एयरफोर्स नियमित रूप से फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहा है और अभी भी वो स्थिति कायम है, क्योंकि USAF छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की दौड़ में सबसे आगे है। FAXX एक भावी छठी पीढ़ी के वायु श्रेष्ठ लड़ाकू विमान विकास और अधिकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2030 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के लिए सुपर हॉर्नेट की जगह लेने वाला है।
बात करें टेम्पेस्ट की तो ये एक प्रस्तावित छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो रॉयल एयरफोर्स के लिए यूके में विकास के अधीन है। विमान को 2035 में सेवा में प्रवेश करने का इरादा है, जो धीरे धीरे यूरोफाइटर टाइफून की जगह लेगा। इसे टीम टेम्पेस्ट नामक एक संघ द्वारा फ्यूचर कॉम्पैक्ट एयर सिस्टम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। 2025 तक परियोजना के प्रारंभिक चरण पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 बिलियन पाउंड खर्च करने की योजना है। टेम्पेस्ट जेट फाइटर्स की कई नई तकनीकों में शामिल किया जाता है, जिसमें डीप लर्निंग एआई, मानव रहित उड़ान भरने की क्षमता, स्वार्म ड्रोन, निर्देशित ऊर्जा हथियार, वर्चुअल कॉकपिटेड हेलमेट और हाइपरसोनिक वेपन्स शामिल हैं। अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में J-20 को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद चीन अब अगली पीढ़ी के विमान के विकास पर काम कर रहा है। चीन ने जनवरी 2019 में छठी पीढ़ी के विमानों पर पूर्व अनुसंधान शुरू कर दिया है और कहा है कि ये कार्यक्रम 2035 तक पूरा हो जाएगा। फरवरी 2023 में एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने अपनी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की अवधारणा को सोशल मीडिया पर साझा भी किया था। निष्कर्ष: छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बारे में यहाँ पर कोई भी निश्चित बयान देना कठिन हो सकता है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि हवाई युद्ध के भविष्य को गति देने वाली टेक्नोलॉजी अभी तक कई मामलों पे जमीन पर नहीं उतरी है। इनमें से कुछ टेक्नोलॉजी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है, लेकिन इनमें से कुछ अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट के शुरुआती चरणों में है और कुछ अभी केवल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान काफी हद तक मौजूदा मिलिट्री और राजनीतिक स्थिति की प्रतिक्रिया है, जबकि मिलिट्री टेक्नोलॉजी सभी टेक्नोलॉजी की तरह ही निरंतर आगे बढ़ रही है। उस प्रगति को अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्र तनावों ने तेज कर दिया है। इसीलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि इस सूची में शामिल सभी लड़ाकू विमान अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों या अर्धशीत युद्धों में फंसे देशों द्वारा निर्माणित किए जा रहे हैं। दुनिया के प्रमुख वायु सेनाएं अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित कर रहे हैं या खरीदने की अभी सोच रहे हैं, जो आने वाले कई सालों तक उनको सर्व करेंगे और हवाई युद्ध के क्षेत्रों में उच्चता प्रदान करेंगे। डिजिटल और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के विकास और बढ़ते उपयोग के साथ देश नेक्स्ट लेवल के लड़ाकू विमानों की क्षमताओं की तलाश कर रहा है। ये इंजीनियरिंग के चमत्कार टेक्निकल उन्नति का शिखर है, जो अदृश्यता, शानदार गति, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सेंसर सिस्टम्स के साथ आसानी से काम करते हैं। तो आप इन फाइटर जेट्स के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही माइंड एक्सपेंडिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस।